हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस। तो इसमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीका से जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक इमेजिनरी बाउंड्री के ऊपर इम्पोज की जाती है तो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीका से होता है। इसका डिस्कशन होता है कि जो हमारी इंसिडेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो इंसिडेंट एनर्जी है उसके पास, वो दो हिस्सों में बट जाती है। कुछ पोर्शन उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो एनर्जी रिफ्लेक्टेड एनर्जी है और जो ट्रांसमिटेड एनर्जी है, उन दोनों का सम इंसिडेंट एनर्जी के बराबर होता है। तो एनर्जी का कंजर्वेशन भी होता है और एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी कंजर्व रहती है। तो इसके अंदर हम ये भी देखेंगे कि जो हमारा रिफ्लेक्टेड पोर्शन है, जितना हमने एनर्जी इंसिडेंट से और जितनी रिफ्लेक्ट हुई उसका पोर्शन, और एक हमारी जो ट्रांसमिटेड एनर्जी हुई इंसिडेंट से, उनकी रेशो, दोनों कैलकुलेट करेंगे और दिखाएंगे कि रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस की जो वैल्यू है उनका सम सदा 1 रहता है। उसका सम प्लस का मतलब ये होगा कि टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है और एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम भी कंजर्व रहती है। तो इसमें हम किस तरीका से डिस्कस करेंगे कि ये हमारी एक बाउंड्री है, दो माध्यम ले लें। एक माध्यम इधर ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, दूसरा माध्यम ये ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, और ये हमारी इमेजिनरी लाइन है और इसे हम बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री क्या करती है? सेपरेट करती है दो माध्यमों को, और ये लाइन जो होती है वो इमेजिनरी लाइन होती है। रियल सेंस में ऐसी कोई लाइन खिंची हुई नहीं होती, बल्कि एक काल्पनिक ऐसी लाइंस जो दो माध्यमों को सेपरेट करती हो, उसे हम बाउंड्री कहते हैं। तो यहाँ अगर हम कोई पॉइंट ले लें और इसके ऊपर लाइट रेडिएशन को इम्पोज करें, इस तरीका से लाइट रेज आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आई, तो ये एनर्जी दो जगह बटेगी। इसकी पास जो एनर्जी होगी, ये इंसिडेंट वेव है, तो ये इंसिडेंट वेव जो होगा, इसका एनर्जी जो इसके अंदर होगी वो दो जगह चली जाएगी। ये इस तरीका से इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लें, ये नॉर्मल है। तो कुछ एनर्जी तो इसकी इस इधर चली जाएगी इस फॉर्म में, इस टाइप से। ये तो हमारी कहलाई ट्रांसमिटेड वेव। और कुछ एनर्जी इसकी यहाँ से इस तरीका से निकलती हुई ये आ जाएगी, और इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टिंग वेव। तो यहाँ 3 वेव हो जाएंगी, एक इंसिडेंट वेव, एक ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव। यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि ये जो हमारी वेव है, यहाँ पे एंगल आई बनाएगी और ये एंगल आर होगा, और यहाँ पे जो ये रेज है इस तरीका से इसका आर जैसे से एंगल दिखा सकते हैं। तो आई और आर जो है वो दोनों इक्वल होंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, और स्नेल लॉ का पालन होगा। साइन आई अपॉन साइन आर की जो वैल्यू है वो हमारी होगी, आर डैश कह दें इसे क्योंकि एंगल आर डैश ले रखा है, इसकी वैल्यू होगी हमारी n2 अपॉन n1। ऐसे लिखते हैं हम, इसी फॉर्म में लिख दें, साइन आई अपॉन साइन आर डैश। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, आर डैश जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। इस लाइट रेज को रिफ्रैक्टेड रेज भी कहते हैं और इसको जो है रिफ्लेक्टेड वेव भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें दिखाना है कि जो रिफ्लेक्टेंस है उसकी वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 का स्क्वायर, ये रिफ्लेक्टेंस होगा। और जो ट्रांसमिटेंस है वो हमारा होगा 4n1 n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, जहाँ n1 और n2 इनके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से हम सब वाकिफ हैं। अगर स्पीड ऑफ लाइट हम लें और उसे v से डिवाइड कर दें, वेलोसिटी इन दैट मोमेंटम, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है, n को सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो होती है वो c अपॉन v से निकाली जाती है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n है, तो n बराबर c अपॉन v से कैलकुलेट होता है। ये भी याद रखें। k जो होता है, k को हम ओमेगा अपॉन v कहते हैं, वेव वेक्टर कहते हैं इसे, और इसकी जो वैल्यू होती है ओमेगा, v की जगह पे हम c अपॉन n लिख सकते हैं। तो वेव वेक्टर जो होता है वो n ओमेगा अपॉन c होता है। एक जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास में एक सबसे महत्वपूर्ण है कि ओमेगा जो रहता है वो सेम रहता है, ना ही रिफ्लेक्शन में और ना ही रिफ्लेक्शन में कभी भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती।
तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स जो सदा अनचेंज रहता है वो है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी ऑलवेज रिमेन्स टू बी अनचेंज, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, कभी भी फ्रीक्वेंसी का चेंज नहीं होता, तो ओमेगा सेम रहती है। तो के आई हमारे होगा इंसिडेंट वेव का वेव वेक्टर, वो हमारा हो जाएगा n1 ओमेगा अपॉन सी। के आर जो हो जाएगा रिफ्लेक्टेड का वेव वेक्टर, इसका वेव वेक्टर हम के आई ले लें इंसिडेंट का, इसका के आर ले लें और इसका के टी ले लें। तो वेव वेक्टर दिखाया गया कैसे, वेव वेक्टर को सदा कैसे दिखाते हैं। तो के आई जो होगा वो होगा हमारा n1 ओमेगा बाई सी, और के आर जो होगा वो भी हमारा सेम होगा n1 ओमेगा अपॉन सी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड वेव और इंसिडेंट वेव वो दोनों किस में होती हैं, सेम माध्यम में होती हैं। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स सेम है तो वेव वेक्टर भी सेम होगा, वेवलेंथ भी सेम होगी। इसका के आई और के आर सेम होगा, के आई और के आर बोथ विल बी सेम। और दूसरी चीज ये होगी कि इनका लैम्डा भी सेम ही रहेगा इंसिडेंट का, और क्योंकि के जो होता है वो 2 पाई बाई लैम्डा होता है। तो लैम्डा, क्योंकि लाइट रेज जो होती है सेम माध्यम में वेवलेंथ भी सेम होगी, क्योंकि इसी माध्यम में ये वेव है, इसी माध्यम में ये वेव है। सदा डायग्राम बनाते समय एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसका एम्पलीट्यूड जितना है उसके मुकाबले इनके दोनों के एम्पलीट्यूड कम होते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड से ही हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का पता चलता है, टोटल एनर्जी का पता चलता है। तो ये इसकी क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है और हमें दिखाना क्या है, इसकी जो एनर्जी है वो इन दोनों की एनर्जी के सम के बराबर है। मीन्स जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है इस बाउंड्री पे कैसा होगा, इसकी एनर्जी दो हिस्सों में बट जाएगी, इधर चली जाएगी और इधर चली जाएगी। इन दोनों की एनर्जी का सम इसकी एनर्जी के बराबर होगा, ये हमें दिखाना है इसमें। तो इंसिडेंट वेव की जो एनर्जी है वो रिफ्लेक्टेड वेव की एनर्जी और ट्रांसमिटेड वेव की एनर्जी के सम के बराबर होती है। तो ये हमें इसमें दिखाना है। ये महत्वपूर्ण बातें मैंने इसमें लिख दी हैं जो हमें डिस्क्रिप्शन में चाहिए। रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, उन्हें भी डिस्कस करूंगा। इसका मैथ डिस्कस कर रहा हूं, पहले उसको देखें। एक हमारी जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात मुझे यहाँ बतानी है वो ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएमटी के अंदर जो स्थान क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन लेता है, साई लेता है, वही स्थान कौन ले लेता है यहाँ पे, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, वेव फंक्शन में कहते हैं कि वेव फंक्शन सदा कंटिन्यूस होता है बाउंड्री के ऊपर, और उसी तरीका से हम क्या कहते हैं कि उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस होता है। उसी तरीका से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का और इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेटिव का सदा कंटिन्यूस होगा। जो हमारा साई है, क्या हम बोलते हैं, साई और डी साई अपॉन डी एक्स, ये कंटिन्यूस होते हैं बाउंड्री के ऊपर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ई और डी अपॉन डी एक्स, ये कंटिन्यूस हो जाएगा। साई क्वांटम मैकेनिक्स में कहलाता है प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, ई कहलाता है इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड। ये हमारा, अगर हम देखें यहां से, अगर इस कंटिन्यूस की प्रॉपर्टी को लगाएं तो फर्स्ट माध्यम में दो वेव हैं, एक है वेव हमारी ई आई और इंसिडेंट वेव, और एक है दूसरी वेव कौन सी है, रिफ्लेक्टेड। तो फर्स्ट माध्यम में ये ई आई है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका ई आर है, तो ये दोनों एक ही माध्यम में, तो ई आई प्लस ई आर की वैल्यू ई टी के बराबर होगी। तो इसको किसके बराबर कर देंगे, इजकल टू ई टी। कहाँ पे करना है, एट एक्स बराबर 0, बाउंड्री के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो वेव फंक्शन जैसे हम कंटिन्यूस कर रहे थे, वेव फंक्शन का स्थान किसने ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने। तो ये हमने कंडीशंस लगा दी। फिर दूसरी कंडीशंस हम क्या लगाएंगे, डेल ई आई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ई आर अपॉन डेल एक्स, ये डेरिवेटिव हो गया वेव फंक्शन का डेरिवेटिव। उसी तरीका से यहाँ इलेक्ट्रिक, जो हमारी इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड है उसका डेरिवेटिव, ये बराबर किसके हो जाएगा, डेल ई टी अपॉन डेल एक्स। और ये भी कहाँ पे करना है बच्चों, बाउंड्री के ऊपर, एट एक्स बराबर 0। ये एक्स लेस देन 0 का रीजन है, ये एक्स ग्रेटर देन 0 का रीजन है, ये एक्स बराबर 0 का रीजन है।
तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, ये इलेक्ट्रिक वेक्टर के लिए बाउंड्री कंडीशंस कहलाएंगी, बाउंड्री कंडीशंस। उसके बाद हम क्या करें, ई आई और ई आर की वैल्यू और ई टी की वैल्यू को लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव को कैसे लिखते हैं, साई जो हमारा होता है उसे हम लिखते हैं साई नॉट ई की पावर आई के एक्स ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है जिसका वेव फंक्शन हम लेके चलते हैं, साई बराबर साई नॉट ई की पावर आई के एक्स ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। ये भी प्लेन प्रोग्रेसिव वेव है। इसको साई को किससे रिप्लेस कर दें, EMT में साई को रिप्लेस कर दें ई से, यहाँ पे ई लगा दें, ई आई इंसिडेंट वेव का इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, इक्वल टू ई नॉट आई, इसका एम्पलीट्यूड, साई नॉट का स्थान किसने ले लिया, ई नॉट आई ने, ई की पावर आई टी आई एक्स ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी इक्वल टू ई नॉट आई ई की पावर आई के आई एक्स माइनस ओमेगा टी। के आई क्या है, सदा जब भी कोई एक्सप्रेशन लिखें सदा उसका मतलब समझें। के आई यहाँ है वेव वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट वेव। तो ये तो एम्पलीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये के आई क्या हो गया, वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट वेव। सिमिलरली हम क्या करें, ई आर लिख दें, इसका इलेक्ट्रिक वेक्टर, इसका वो क्या हो जाएगा, सिमिलरली ई नॉट आर एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव ई की पावर, ये प्लस में जा रही है तो इधर ये माइनस में जाएगी, तो ई की पावर आई, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो माइनस के आर एक्स माइनस ओमेगा टी। और ओमेगा में सेम क्यों ले रहा हूं, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद में फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं होता, चाहे ट्रांसमिटेड वेव हो, चाहे हमारी रिफ्लेक्टेड वेव हो, चाहे इंसिडेंट वेव हो, तीनों का ओमेगा सेम रहता है। मैंने यह लिखा भी है पहले ही कि ओमेगा हमारा सेम रहता है, देखो यहां मेंशन किया हुआ पहले। ये फिर से एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का, और के आर क्या हो जाएगा यहाँ, के आर इज द वेव वेक्टर ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। कौन सी वेव का बच्चों, रिफ्लेक्टेड वेव का। सिमिलरली हम क्या करें, ईटी लिख दें, ईटी ट्रांसमिटेड वेव का इलेक्ट्रिक वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट टी ई की पावर आई के टी एक्स माइनस ओमेगा टी। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2, इसको 3। ये फिर से एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिटेड वेव का, और के टी क्या है, वेव वेक्टर ऑफ ट्रांसमिटेड वेव। तो अभी तक हमने क्या किया है, तीनों का, इंसिडेंट का, रिफ्लेक्टेड का और ट्रांसमिटेड वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया है। ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसलिए इसे एम्पलीट्यूड कहेंगे इंसिडेंट का। ये रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड कहलाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये ट्रांसमिटेड का कहलाएगा। सिमेट्री है इनमें और सिमिलरिटी है। बस हमने क्या किया है, के आई और के आर तो दोनों सेम रहेंगे, के आई और के आर, के टी अलग होगा क्योंकि वेवलेंथ एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाकर चेंज हो जाती है। जब उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो वेव वेक्टर भी चेंज हो जाएगा। तो इन प्रॉपर्टियों को कहाँ अप्लाई कर दो, ये हमारी दो इक्वेशंस पहले हैं, 3 एक्सप्रेशन से आ गए, इन तीनों एक्सप्रेशनों को इनमें जाकर पुट कर दो। तो ई आई देखें, जैसे हम इन्हें बराबर करेंगे तो क्या हमें मिलेगा,
ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इजिकल टू ई नॉट टी। देखो कैसा आया, इस पूरी टर्म को यहां पे पुट कर देंगे, इस वाली पूरी टर्म को यहां रख देंगे और ई की वाली को यहां रख देंगे। ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी तीनों जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक्स को जीरो रखोगे तो ई की पावर की जितनी टर्म्स हैं, ई की पावर आई के आई एक्स भी जीरो, ई की पावर आई जैसे ही जीरो रखोगे एक्स के तो वन दे देगा वो। देखो यहां से कैसे इन्हें दिखा सकते हैं आसानी से, ई नॉट आई ई की पावर आई के आई एक्स ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी प्लस ई नॉट आर ई की पावर आई माइनस के आर एक्स ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी इजकल टू ई नॉट टी ई की पावर आई के टी एक्स ई की पावर माइनस आई ओमेगा टी। देखो ये टर्म आपस में कैंसिल हो गई और x को जीरो करो, जैसे ही x को जीरो करोगे तो ये वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इजकल टू ई नॉट टी। क्या आ गया रिजल्ट, ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर बराबर ई नॉट टी, यही तो लिखा है हम। अब देखो ऐसे क्वेश्चन कई बार क्या पूछ लेता है, इनके दो के एम्पलीट्यूड दे दिए, इसका दे दिया इसका दे दिया, कहा बाउंड्री पे ई नॉट टी निकालो, तो बस दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। अब क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव लो, कौन सी इक्वेशनों का, इनका, तो क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन का डिफरेंशिएशन के आई ई नॉट आई आएगा एक्स बराबर जीरो पे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आई के आई इंटू दिस वन एज सच, और एक्स को जीरो करोगे तो फिर वो वन दे देगा। आई भी आएगा हालांकि, लेकिन आई कट जाएगा पूरी से, तो माइनस के आर ई नॉट आर इजकल टू के टी इंटू ई नॉट टी। ये किससे आया, इस वाली इक्वेशन से। इन 1 2 3 में डेरिवेटिव ले लो और डेरिवेटिव रख के एक्स को जीरो कर दो, ये इक्वेशन आ जाएंगी। इन रिजल्टों को अपनी परमानेंट मेमोरी में रखने का भी प्रयास करना सदा, क्योंकि यहां से कुछ चीजें देकर कुछ चीजें कैलकुलेट करा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण रिजल्ट है। ये एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट वेव का, इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड, ये इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड है रिफ्लेक्टेड वेव का, ये इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड है ट्रांसमिटेड वेव का, के आई वेव वेक्टर है इंसिडेंट वेव का, के आर वेव वेक्टर है रिफ्लेक्टेड वेव का, और के टी वेव वेक्टर है ट्रांसमिटेड वेव का। अब क्या करें, इस वाली इक्वेशन को ई नॉट टी की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन से उठा के यहां पुट करते हैं और देखें हमें क्या मिलता है। थोड़ा सा स्पेस बना ही लेता हूं, सब कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई स्टेप समझ नहीं आया हो तो बताएं। तो इन सदा एक चीज याद रखें कि जब भी आप डेरिवेशन लें तो फिजिक्स को 2 पार्ट्स में रखें, बल्कि 3 पार्ट्स में बांटें। एक कंसेप्चुअल, जिसमें आपको कंसेप्ट पता हो क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। दूसरा पार्ट इसका होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो ये होता है कि मैथमेटिक्स कैसे डिस्क्राइब करता है चीज़ों को। और तीसरा ये है कि जब मैथ्स आ जाए तो उसके बाद आप क्या सीख रहे हैं और उन पर प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं। तो ये अगर एस्पेक्टों पर आप फिजिक्स को पढ़ते हो तो फिर आपके लिए राहें आसान हो जाती हैं, कॉम्पिटिशन्स की राहें भी आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ई नॉट टी की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दें इस एक्सप्रेशंस में, तो ये हमें दे देगा के आई ई नॉट आई
माइनस के आर ई नॉट आर इजकल टू के टी, और ई नॉट टी की वैल्यू यहां से पुट करते हैं इसके इक्वल ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर। तो यहां से ई नॉट आई कॉमन निकाल दें, यहां से के आई आ जाएगा, और देखें ई नॉट आई और कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है माइनस के टी इजकल टू ई नॉट आर कॉमन निकाल दें यहां, तो ये के टी प्लस के आर आ जाएगा। यहां से किसकी वैल्यू निकाल ली है हमें, ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई। ये एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का है, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इंसिडेंट का, उसका एम्पलीट्यूड है। इजकल टू किसके इक्वल आ गया, ये के आर प्लस के टी, ऐसे भी लिख सकता हूं इसे, अपॉन के आई माइनस के टी। और के आई और के आर और के टी की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। के टी सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, अभी मैं देख लेता हूं, एन टू ओमेगा बाई सी। अच्छा, यहाँ साइन में गड़बड़ हो गई है, क्योंकि यहाँ से जब इसको लेकर चलेंगे तो ई नोट आई के साथ ये मल्टीप्लाई में आना चाहिए, नहीं आ रहा, तो यहाँ माइनस यहाँ लें और प्लस यहाँ कर दें। गुड। यहाँ के आर की जो वैल्यू है वो पुट कर दें। के आर हमारा कितना है, के आई, हाँ के आई कह दो, के आर कह दो, वो सेम है दोनों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फॉर्मूले में कुछ आ रहा है तो वही लिख दो, के टी प्लस के आर आ रहा है, के टी प्लस के आर तो यहाँ ले रहे हैं यहाँ, और यहाँ के आई माइनस के टी। हाँ, के आर और के टी की वैल्यू सेम है, इसलिए फॉर्मूले पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो यहाँ से के आई की वैल्यू है एन वन ओमेगा बाई सी। देखो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुका हूँ, ये के आई बराबर एन वन ओमेगा बाई सी। के आर की, के टी की वैल्यू कितनी है, माइनस एन टू ओमेगा बाई सी अपॉन के आर कितना है, एन वन ओमेगा बाई सी प्लस एन टू ओमेगा बाई सी। ओमेगा बाई सी कैंसिल हो जाएगा इससे, ये रिजल्ट हमारा दे देगा एन वन माइनस एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। काफी क्वेश्चंस इस पर देखे जाते हैं। यहां से एक महत्वपूर्ण रिजल्ट जो हमें ड्राइव होकर मिला, वो मिला कि ई नोट आर अपॉन ई नोट आई की जो वैल्यू है वो हमारी निर्भर करती है एन वन माइनस एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें। क्वेश्चंस क्या आता है, कैसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है, ई नोट आई दे देता है, एन वन और एन टू दे देता है, ई नोट आर पूछ लेता है। कई बार ई नोट आर अपॉन ई नोट आई की रेशो बता देता है क्वेश्चन में, एन वन देता है, एन टू पूछ लेता है। कई बार ई नोट आर अपॉन ई नोट आई और एन वन दे देता है, एन टू पूछ लेता है। तो क्वेश्चंस इस पे लगातार पूछे जाते हैं। कुछ अगर फिजिक्स एक स्टडी है ऐसी जिसमें कुछ चीज अगर हमें ज्ञात है तो बाकी की चीजें हम कैसे ज्ञात करें, तो यही चीज यहां सीखने को मिलती है। अगर एन वन बराबर एन टू है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ई नोट आर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो रिफ्लेक्टिव वेव क्यों होता है, रिफ्लेक्शन क्यों होता है, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जब बदलाव होता है तभी हमारा रिफ्लेक्शन होता है। इसमें एक हमारा और बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट क्या है, इसके हमारे तीन केसेज होंगे। इससे तीन केसेज क्या होंगे। केस नंबर वन, अगर हमारा एन वन बराबर एन टू है तो ई नोट आर की वैल्यू जीरो है, नो रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन किस वजह से होता है, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिफरेंट मीडियम।
is responsible for रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि रिफ्लेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अलग अलग होना। अगर लाइट रेज सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चलती है तो कभी भी हमारा रिफ्लेक्शन नहीं होता। अगली चीज जो महत्वपूर्ण है, जो यह रिजल्ट आता है नंबर 2, वो है जब n1 n2 से बड़ा हो। n1 n2 से बड़ा होगा तो लाइट रेज कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से कहां जाएगी, टू रेयर मीडियम। आई थिंक यू आर अवेयर द फैक्ट दैट डेंसर मीडियम इज द मीडियम जहां मॉलिक्यूल पार्टिकल माध्यम के पास पास हों, और रेयर मीडियम क्या है, जहां पार्टिकल मॉलिक्यूल एटम्स दूर दूर हों, वो रेयर मीडियम। तो यहां पे हमारे पास अगला केस क्या है, n1 n2 से बड़ा है, लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर में जा रही है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी सदा, क्योंकि ये तो सदा पॉजिटिव होगा ही, दो माध्यमों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस नहीं होता, रियल पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। लेकिन अगर ये n1 n2 से बड़ा है तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो E0R और E0I की जो वैल्यू है वो कैसी होगी, पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर दो इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूडों की रेशो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है बोथ विल बी इन सेम फेज। सेम फेज समझते हो बच्चों? अगर लाइट रेज ऐसे गई है तो यहां जो लाइट रेज है वो 180 के फेज डिफरेंस से नहीं मुड़ेगी, बल्कि क्या होगा, इसी क्रम में आती चली जाएगी। तो यहां पर फेज चेंज नहीं हुआ, 180 का नहीं बदला। और अगर यहां पे लाइट रेज ऐसे चेंज हो जाए, ऐसे ना चल के 180 का फेज डिफरेंस में क्या होगा, ऊपर को ना चल के नीचे को बैक में चल पड़ेगी, तो ये 180 फेज हो जाएगा। ऐसा कब होगा, जब हमारा n2 बड़ा हो और n1 छोटा हो। तो लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती है, तो रेयर से डेंसर में कब होगा ऐसा, जब लाइट रेज रेयर से टू डेंसर मीडियम में जाएगी। तो E0R n1 क्या हो जाएगा, ऐसे में कम रह जाएगा, n2 बड़ा होगा, ये डेंसर हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा, रेयर से डेंसर में जा रही है। तो E0R अपॉन E0I की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव साइन इन दोनों की रेशो का मतलब 180 फेज। इसको स्टोक्स थ्योरम कहते हैं, स्टोक्स थ्योरम ऑफ ऑप्टिक्स। क्या कहलाती है कि कोई लाइट रेज जब रेयर मीडियम से डेंसर में जाती है तो उसका चेंज 180 फेज चेंज हो जाता है, और जब लाइट रेज डेंसर से रेयर में जाती है तो उसके फेज में कोई बदलाव नहीं होता। और तीसरा महत्वपूर्ण रिजल्ट क्या है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होते हैं तो कभी भी हमारा रिफ्लेक्टेंस नहीं होता। तो रिफ्लेक्शन का कारण रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बदलाव है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का चेंज ही रीडिस्ट्रीब्यूशन कराता है एनर्जी का। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपने समझने का प्रयास किया होगा। अगला जो रिजल्ट है हमारा महत्वपूर्ण, ये 3 रिजल्ट थे जो तीनों मैंने डिस्कस किए, एक n1 n2 से बड़ा, एक छोटा है और एक बार बराबर। फिर हमारा एक रिजल्ट बाकी बचाए हैं, उसे भी लेकर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं रिजल्ट पे। तो यहां से एक रिजल्ट हमें जो ऑब्टेन हुआ वो हुआ E0R अपॉन E0I इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2।
और जो हमारे पास दो रिजल्ट और क्या क्या आ रहे थे उन्हें भी याद कर लें। एक रिजल्ट आ रहा था ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर बराबर ई नॉट टी, और अगला रिजल्ट क्या आ रहा था के आई ई नॉट आई माइनस के आर ई नॉट आर इजकल टू के टी ई नॉट टी। देखो इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ सकता है, इस पे आ सकता है, इस पे आ चुका है कि बहुत बार। अगर आप पीछे के कॉम्पिटिटिव एग्जामों को देखेंगे तो लगातार यहाँ से क्वेश्चंस मिलते हैं। तो सदा कॉम्पिटिशन्स के लिहाज से पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और आगे जो भी जितनी भी वीडियो अब आएंगी आगे सब ऐसी वीडियो होंगी कि जिनमें क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं जिन टॉपिकों से। तो यहाँ पे हम क्या देखें, अभी हमने ये वैल्यू निकाली थी, अब हम चाहेंगे कि ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई कैलकुलेट करें, ये वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो क्या करें, यहाँ से ई नॉट आर को रिमूव कर दें, यहाँ से वैल्यू लेके यहाँ पुट कर दें, क्यों जी। तो यहाँ से रिजल्ट में क्या आ जाएगा, के आई ई नॉट आई माइनस के आर, और ई नॉट आर की वैल्यू यहां से क्या रख जाएगी, ई नॉट टी माइनस ई नॉट आई इजकल टू के टी और ई नॉट टी। तो के आई ई नॉट आई माइनस के आर, ई नॉट आर की वैल्यू यहां से रख दें, ई नॉट टी माइनस ई नॉट आई। अब यहां से ई नॉट आई कॉमन निकाल दें, ये आ जाएगा हमारा के आई यहां से, और यहां से देखें यहां से क्या आया प्लस के आर, और यहां से देखें यहां से क्या मिला हमें, हाँ जी ई नॉट आई कॉमन लिया हमने यहाँ। अब इधर क्या कॉमन लेना होगा, ई नॉट टी, यहां से तो के आई आ गया, और यहां से प्लस के आर नहीं आएगा क्या, नहीं यहां से एक तो हमारा ई नॉट टी में के टी आया, ये तो के टी हो गया, और एक ये भी तो आएगा, ये इससे कोफिशिएंट आके माइनस होके प्लस चला जाएगा इधर, ये तो आएगा के टी प्लस के आर। तो ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई, क्या आया, के आई और के आर सेम है, क्योंकि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव दोनों सेम एक ही माध्यम में, तो दोनों के वेव वेक्टर सेम होंगे। तो ये हमारे क्या बन जाएगा यहां से, 2ki अपॉन kr प्लस के टी, 2ki की वैल्यू वहां से लिख दो, n1 ओमेगा बाई सी अपॉन kr की वैल्यू कितनी है, n1 ओमेगा अपॉन सी प्लस n2 ओमेगा बाई सी, ये वैल्यू कितनी आ गई, इजकल टू 2n1 अपॉन n1 प्लस n2, ये आ गया। तो यहां पे रिजल्ट भी लिख दो, ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई इजकल टू 2n1 अपॉन n1 प्लस n2। कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन करने वाले इन दोनों रिजल्टों को सदा याद करके भी जाएं। देखो डेरिवेशन तो इसलिए किए जाते हैं कि आपको पता चले कि चीजें कैसे डेवलप हुई, और रिजल्ट इसलिए याद किए जाते हैं कि आप पेपर देने जाएंगे तो इस डेरिवेशन को हम पूरा पेपर में थोड़ी सॉल्व करेंगे। आपसे यहाँ इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछेगा, इन दोनों की वैल्यू दे दी, n1 दे दिया, n2 पूछ लिया, यहाँ से सीधा कैलकुलेट कर लो, n1 n2 दे दिया, n1 दे दिया, ई नॉट आई दे दिया, ई नॉट पी कैलकुलेट कर लो। तो कुछ चीजें देगा तो कुछ चीजें पूछेगा, तो आप आसानी से सॉल्व करना सीख लें। फिजिक्स हमें इस तरफ इंडिकेट करती है कि अगर हमारे पास कुछ चीजें हमें ज्ञात हैं तो बाकी की चीजें हम कैसे ज्ञात करें। आपका सदा
क्वेश्चंस में यही अप्रोच रहनी चाहिए। कौन कौन सी? कि कुछ चीजें अगर ज्ञात है तो बाकी की चीजें कैसे ज्ञात की जाए। तो ये हमारे दोनों महत्वपूर्ण रिजल्ट है। अगर मैं कहूँ तो ये दो रिजल्ट हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। दीज ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और दो रिजल्ट ये हमारे इंपॉर्टेंट थे। अब निकालेंगे आर और टी की वैल्यू, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस, इनकी वैल्यू। रिफ्लेक्टेंस कैसे कैलकुलेट करें और ट्रांसमिटेंस कैसे कैलकुलेट करें। तो आर और टी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसे भी सीखें। तो आर कैलकुलेट करने में क्या हुआ है कि रिफ्लेक्टेंस को जब हम लेकर चलते हैं तो रिफ्लेक्टेंस होता है हमारा आई आर, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। और ट्रांसमिटेंस क्या होता है? आई टी। आई टी का मतलब इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव। और इंटेंसिटी जो होती है पॉइंटिंग वेक्टर, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कट जाते हैं तो ये हमारी क्या बन जाएगी? इसका मतलब होगा रिफ्लेक्टेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अपॉन इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। वो ये सेम। अब ये पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम देखो, पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम, ये कट गया तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी रह जाएगा ये। सिमिलरली यहां पे ये आ जाएगी ट्रांसमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम अपॉन इंसिडेंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ये स्टेप सेम है, ये सेम आपस में कट जाएंगे। अब आप समझ जाओ बात का मतलब। रिफ्लेक्टेड का मतलब हो गया रिफ्लेक्टेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी, और टी का मतलब हो गया ट्रांसमिटेड एनर्जी अपॉन इंसिडेंट एनर्जी। तो हम इसे कैसे निकालें? आई आर का फॉर्मूला क्या होगा? आर इजकल टू आई आर। आई आर का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन वी और ई नॉट आर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का। डाइलेक्ट्रिक मीडियम से में कैलकुलेट किया हुआ है हमने। हाफ एप्सिलॉन वी और फर्स्ट माध्यम में 1 अपॉन, और इंसिडेंट के लिए भी क्या होगा? सेम माध्यम में लोगे तो हाफ एप्सिलॉन 1 V1 और ई नोट आई का स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा दिया इंटेंसिटी का। और ये एप्सिलॉन 1 और V1 ही क्यों लिए यहाँ भी? क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव वेव है और जो इंसिडेंट वेव है वो दोनों सेम माध्यम में, तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी सेम रहेगा और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम रहेगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट हो गए। तो ये वैल्यू आ गई हमारी ई नोट आर अपॉन ई नोट आई इस पूरे का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी पूरे की वैल्यू हम यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं तो इसका स्क्वायर ही तो लिखना है अब। तो ये वैल्यू हमारी आ गई n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर। आ गया फॉर्मूला रिफ्लेक्टेंस का। और t को कैसे कैलकुलेट करोगे? यहां से t को कैलकुलेट करो, t इक्वल टू हाफ ट्रांसमिटेड एनर्जी कहाँ है? यहाँ पे, यहाँ एप्सिलॉन 2 V2, ये वेलोसिटी V2 हो जाएगी। और यहाँ पे जो
परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन 2 ले लो, और यहाँ एप्सिलॉन 1 V1 ले लो फर्स्ट माध्यम में। तो हाफ एप्सिलॉन 2 V2 ई नॉट टी का स्क्वायर, ये हो गई ट्रांसमिटेड एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। और ये कितना आ गया, हाफ एप्सिलॉन 1 V1 और ई नॉट आई का स्क्वायर। ये हाफ से हाफ काट दो। डाइलेक्ट्रिक्स के लिए कुछ फॉर्मूले तुम पहले टाइप कर चुके हो। ये हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन 2 कितना होता है, N2 स्क्वायर, V2 कितना हो जाएगा C/N2, ई नॉट टी का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा N1 स्क्वायर C/N1 और ई नॉट आई का स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू N2/N1, और ये वैल्यू हमें पहले से दे रखी है 2N1/N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल टू 4N1N2 अपॉन N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर। तो R प्लस टी यहां से कैलकुलेट हो गया। R प्लस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R प्लस टी, R है हमारा N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 इस पूरे का होल स्क्वायर, और T हमारा कितना है 4N1N2 अपॉन N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर बराबर 1 आ जाएगा ये। तो अगर हम R प्लस टी को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट कौन कौन से हैं। एक, इलेक्ट्रिक एम्पलीट्यूड में जो रिजल्ट था ई नॉट आर प्लस ई नॉट आई बराबर ई नॉट टी, उसी के करस्पॉन्डिंग एक रिजल्ट था के आई ई नॉट आई माइनस के आर ई नॉट आर बराबर के टी ई नॉट टी, और एक था ई नॉट आर अपॉन ई नॉट आई बराबर N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2, और एक था ई नॉट टी अपॉन ई नॉट आई बराबर 2N1 अपॉन N1 प्लस N2, और एक रिजल्ट है आर बराबर N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 का होल स्क्वायर, और टी बराबर 4N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2 का स्क्वायर, और एक है आर प्लस टी बराबर 1। ये हमारे 6 या 7 इसके सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है। तो इस वीडियो में मैं डेरिवेशन से इसका पूरा करा चुका हूँ। नेक्स्ट जो वीडियो मैं दे रहा हूँ उसमें इस पर अप्लाइड प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन इस पर बेस आ चुके हैं उन्हें डिस्कस कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।